Good evening, students. Am I audible? Can you hear me? Okay, okay, fine. Where are others? बाकी सब कहाँ गए? Okay, ठीक है, चलो. Anyways, तो हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? Anybody knows? लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? Yes, आफ्टर लॉन्ग टाइम कादम्बरी. Yes, चैप्टर नंबर 15 हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम. कोई बता सकता है चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नंबर 15 का. Substances in the common use. Correct. Okay. ऑल राइट. आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर साइंस वन पोर्शन. जो आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए जो पोर्शन है, उसका ये लास्ट चैप्टर है. ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 18. यस, चैप्टर नंबर 18, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप. अब आप मुझे बताइए, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, why do we need to observe space telescope? Like, टेलीस्कोप की क्या महत्व, मतलब क्या महत्व होता है टेलीस्कोप का? हमने टेलीस्कोप को क्यों बनाया है? एनीबडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. सारे के सारे पार्टिसिपेंट ने आंसर देना चाहिए इसके लिए. क्या महत्व होता है टेलीस्कोप का? टू ऑब्जर्व स्पेस, टू ऑब्जर्व स्काई. स्काई इज द राइट वर्ड. यस, वन टू ऑब्जर्व स्पेस. स्पेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? प्लैनेट, स्टार्स. यस, हम डिफरेंट स्पेस के कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं. प्लैनेट, स्टार्स, फिर उसके बाद गैलेक्सीज. ठीक है, स्पेस स्टडी, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स. यस, चंद्र. ऑल राइट. सो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप से. जो टेलीस्कोप है, हमें इन सारी चीजों का क्लोजर व्यू देता है, राइट? जिसको हम देख के हम आगे की स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्चेस कर सकते हैं, उस पे डिस्कवरीज कर सकते हैं, और हम उससे रिलेटेड और भी ज्यादा हमारे स्पेस और स्पेस साइंस से बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे इस जो चैप्टर में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेलीस्कोप है, इसके ऊपर ऐसी कौन सी लाइट गिरती है, या इसका अरेंजमेंट कैसा होता है जिसकी वजह से लाइट गिरने पे प्लैनेट जैसी ऑब्जेक्ट हमें नजदीक दिखाई देती है. अब तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है. रिफ्लेक्शन के लॉज आप सभी को पता है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये सभी को पता है, राइट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी तक सभी को याद हो गए होंगे. रिफ्रैक्शन में हमने देखा था अलग अलग मीडियम में अलग अलग उनका एंगल फॉर्म होता है, लाइट का बेंड होने का. करेक्ट. तो अभी ये जब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, अभी हम स्पेक्स, टेलीस्कोप तक जाने से पहले मुझे आपको एक एग्जांपल देना है. स्पेक्स ले लीजिए. अगर आपको दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, तब स्पेक्स पहनते हैं तो आपको दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है, या क्लियर विजन आता है. डू यू अग्री विथ मी? यस. अगर आप स्पेक्स में नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती क्लियरली, तो आप स्पेक्स पहनते हैं, नजदीक की चीज का क्लियर विजन आता है. दैट मीन्स एक फोकल पॉइंट क्रिएट होता है आपकी आंखों पे, जिससे आपको दूर या पास की चीज प्रॉपरली दिखाई देती है. इसमें अरेंजमेंट होता है मिरर्स का. ओके, दो तरह के स्पेरिकल मिरर्स जो हम यूज करते हैं मेन, उसका अरेंजमेंट होता है. एक कौन कौन से दो तरह के स्पेरिकल मिरर्स है हमने यूज किए हैं सो फार? कौन कौन से स्पेरिकल मिरर्स? यस, वेरी गुड. एंड ओनली वन? यस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है.
ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स, हमने मिरर्स की बात की थी, पर हम यहाँ पे लेंसेज यूज करते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड अ लेंस? यस, प्लेन मिरर, करेक्ट. प्लेन मिरर का भी अरेंजमेंट होता है. मैंने स्पेरिकल मिरर के बारे में पूछा. तो हमारे पास दो तरह के स्पेरिकल मिरर्स है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. ठीक है. प्लेन इज अ कंप्लीटली प्लेन मिरर, डजंट कम इन स्पेरिकल मिरर. पूरा का पूरा प्लेन होता है. हाँ. अब मुझे मिरर और आप लेंसेज के बीच में डिफरेंस बताइए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड द लेंसेज? यस चिल्ड्रन. आंसर इन द चैट बॉक्स. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक बच्चा. जो भी आपके आंसर है चैट बॉक्स में टाइप करने की तकलीफ कीजिए. यस. ओके, कादम्बरी ने लिखा है इन लेंसेज आर इमेजेस नॉट प्रोड्यूस ओनली इमेज. द मेन डिफरेंस बिटवीन लेंसेज एंड मिरर इज, मिरर्स जो होते हैं वो वन साइड होते हैं. राइट. एक तरफ आपकी इमेज जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. करेक्ट. और लेंसेज क्या होते हैं, दोनों तरफ से उसकी सरफेस ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है. वो पारदर्शी होते हैं जिसमें से आपके जो रेज है एक साइड से दूसरे साइड में निकल सकते हैं. एम आई क्लियर विथ मिरर्स एंड लेंसेज? इसका डेफिनेशन ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वहां पे आप रेफर कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में करे थे. अब आते हैं बैक टू दिस मिरर और लेंसेज. जब ये मिरर और लेंसेज को अरेंज किया जाता है इन सच अ वे दैट एंगल फॉर्म होता है, और आपकी दूर की चीज जो होती है वो नजदीक नजदीक आके एक फोकल पॉइंट क्रिएट करती है. इसी फोकल पॉइंट के क्रिएशन के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप का वर्किंग होता है. ठीक है. आपने माइक्रोस्कोप देखा है ना, माइक्रोस्कोप में आप अलग अलग लेंसेस एडजस्ट करते हो स्कूल में, राइट. स्लाइड देखने के लिए उसको ऊपर नीचे करके आप अलग, अब 10x 40x का मैग्निफिकेशन वाला लेंस यूज करते हो, राइट. पर यहाँ पे नो, आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एक्सप्लेनेशन, आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन इन 2 minutes. ठीक है. तो जो माइक्रोस्कोप में हम अप्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम टेलीस्कोप्स में अप्लाई करते हैं. ठीक है. लेट अस कम बैक टू आवर चैप्टर. So this is a chapter we are starting with. Is my screen visible now? Observing space telescopes. Yes, visible? Okay, ठीक. Now, as I told you, कौन से फॉर्म्स ऑफ लाइट जो हेल्पफुल होते हैं टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेस्ड ऑन लाइट एंड द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव मिरर एंड लेंसेज. टेलीस्कोप इन स्पेस का फंक्शन क्या है, और इसरो जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च में क्या है. ठीक है. सबसे पहले हमें एक डिफरेंस समझना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड स्पेस? स्पेस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है. स्काई होता है जो हमें नजर आता है, ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है, उसे हम स्काई कहते हैं. करेक्ट. व्हाट इज मीन बाय स्पेस ऑब्जर्वेशन? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? स्पेस ऑब्जर्वेशन किस लिए होता है और ये डेली लाइफ में हमारे इम्पोर्टेंट क्या रखता है, जो हम यहाँ पे हमारे पोर्शन में पढ़ रहे हैं? इसका जवाब आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे दिया है. ठीक है. For from the early days, man has been curious about sun as well as moon and stars seen in the night sky. ये सारे लेंसेज का अरेंजमेंट वगैरह होने से पहले, ओके, ये टेक्निकल अरेंजमेंट होने से पहले हमने, हमारे जब बोलते हैं ना एंशंट टाइम से,
जब से हमारी पृथ्वी और हमारी ह्यूमन रेस यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तब से हमने स्पेस को ऑब्जर्व किया है। पहले के टाइम पे कम पोल्यूशन होने की वजह से स्पेस क्लियरली नजर आता, स्काई क्लियर होता था, जिसकी वजह से तारे सब क्लियरली नजर आते थे। अब बहुत सारा पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमें स्काई क्लियरली नजर नहीं आता है। इफ यू गो टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, और इफ यू गो टू द हायर एलिवेशंस, ओके, माउंटेन या बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाते हो, तो वहां से आपको स्काई क्लियरली दिखाई देगा, तारे वगैरह सब क्लियरली दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से स्काई की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने पहले से ही सन मून ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारी राशि, भविष्य, सब कुछ प्लैनेट्स, सन मून और स्टार्स पे डिपेंड होता है। राइट, डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्रांच जहाँ पे सन मून स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा जाता है। करेक्ट? यस, एस्ट्रोनॉमी. Using this boundless imagination, we tried to understand the sky as observed in the naked eyes. हमने जो प्रीवियसली, पहले से जो स्काई ऑब्जर्वेशन करते आ रहे हैं, तारों का डायरेक्शन, सन का डायरेक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डेज, इसकी वजह से हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रहा है, और हमने इमेजिनेशन के साथ साथ हमने वहां से कैलकुलेशंस भी स्टार्ट किए थे। We noticed that the position of the stars changed with time and had something to do with occurrence of the season. पूरे साल भर में पोजिशन ऑफ स्टार्स चेंज होती है थोड़ी थोड़ी करके, नॉट कंप्लीटली बट थोड़ी थोड़ी करके चेंज होती है। ओके, और टाइम के हिसाब से भी चेंज होती है और सीजन्स के हिसाब से भी चेंज होती है। कमिंग बैक हियर, as a knowledge the cycle of season was necessary for agriculture, sky watching began to prove useful to him. जब इंसान एग्रीकल्चरल फील्ड में स्टार्ट किया उन्होंने, ओके, स्टोन एज के टाइम से जब एग्रीकल्चर फील्ड स्टार्ट हो गई, तो स्काई वॉचिंग इंपॉर्टेंस रखने लगी। स्काई वॉचिंग इंपॉर्टेंस क्यों रखने लगी? क्योंकि तभी उनके पास घड़ी नहीं थी, तो स्काई के ऊपर डिपेंड होके उन्होंने टाइम लाइन को डिवाइड कर दिया था। ओके, जैसे अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे करके स्काई को, उनके टाइम को डिवाइड कर दिया था, क्योंकि तभी वॉचेस नहीं थे। अब ये जो टाइम को डिवीजन विदाउट वॉच, इतना टाइम धीरे धीरे करके इतना एक्यूरेट होने लगा कि उनको वॉच की जरूरत भी नहीं पड़ी वो टाइम पे। सो द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टलेशंस was also useful to see goers for navigation, जो पानी में उतरते थे जहाज के साथ, जिनके पास रास्ता नहीं होता था, तो ये कॉन्स्टलेशन के पोजीशन जो है वो उनको डायरेक्शन बता देती। जैसे ध्रुव तारा, यस, ध्रुव तारा, शुक्र तारा, ये तारों के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होके वो ज्यादा करके अपना नेविगेशन बनाते थे। अगर आप पुरानी मूवीज देखोगे या आप ऐसी मूवीज देखोगे जिसमें पुरानी स्टोरीज बताई है, ओके, हिस्टोरिक मूवीज देखोगे या डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे हिस्ट्री की, तो उसमें काफी बार कहा गया है कि सेलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रैवल करते थे, लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द स्काई। कभी कंपास वगैरह नहीं हुआ करते थे। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? अंडरस्टैंडिंग राइट? इजी सो फार? यस, आते हैं आगे। Man began to make determined efforts to find answers to the questions which arose out of his sky watching. धीरे धीरे स्काई वॉचिंग में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ नए डिस्कवरीज आए, तो उन्होंने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अरे, ये तारा तो यहाँ पे था, यहाँ से ये तारा शिफ्ट क्यों हो रहा है? आफ्टर 3 months या आफ्टर 4 months ये तारे का पोजिशन हल्का सा शिफ्ट क्यों हुआ है? पानी के अंदर अगर सेलिंग पे जाते थे तो पानी में तारे का रिफ्लेक्शन ईस्ट में आता था, तो वेस्ट में क्यों आ रहा है? ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस उनके मन में आने लगे। बट ही डिड नॉट हैव एनी इक्विपमेंट टू गेट क्लोजर व्यू ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट इन द स्काई। और वो टाइम पे कैसे होता था, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे ताकि वो क्लोजर व्यू देखे स्टार और प्लैनेट्स का और प्रूव कर सके कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, now coming to the present age. Today, 400 years after Galileo's use of telescope,
tremendous progress has been made in telescope technology in space science and technology on the whole. 400 साल के बाद, गैलीलियो के टेलीस्कोप की डिस्कवरी करने के 400 साल के बाद हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस की रिसर्च में या स्पेस की नॉलेज में बहुत सारा बड़ा सा बदलाव आ गया है. ठीक है. This great leap in technology has helped construct for us an astounding picture of the universe. हमने टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद जो अलग अलग डिस्कवरीज करे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस इज कंप्लीटली एस्टाउंडिंग. जो हमने कभी देखा नहीं था वो सारी चीजें हमें देखने मिली थी. Space science and technology are not only important for research purpose but also to help provide us many of the comforts and facilities we enjoy in our day-to-day life. अब ये टेलीस्कोप की जो रचना हुई है, it is not only important for research purpose, but हम इन तारों की पोजीशन से हम फ्यूचर के इवेंट्स का पता भी लगा सकते हैं, राइट? जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर में हाइलाइट्स देखे रहेंगे कि एस्टेरॉइड हिट होने वाला है, मीटियोर स्टॉर्म होने वाला है, राइट? सोलर एक्लिप्सिस होने वाले हैं, कौन से टाइम जोन में कहाँ पे होने वाले हैं, ब्लू रेड कलर का मून दिखने वाला है, पिंक मून, ब्लू मून, ओके. देन स्टार्स का पोजीशंस, ये सारी चीजें हमने स्पेस साइंस से पढ़ी है विद डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? Yes. With invention of telescope, not discovery, invention of telescope. ठीक है. A telescope, ठीक है, a telescope is used to observe space, but will one telescope be sufficient for us to observe the space completely? Space इतनी vast है, infinite है, क्या हमें एक टेलीस्कोप काफी है पूरी स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं. We need more of them. So why do we need different telescope for different purposes? हमको टेलीस्कोप की जरूरत है, लेकिन अलग अलग टेलीस्कोप के अरेंजमेंट की भी जरूरत है क्योंकि स्पेस वास्ट है. स्पेस इज एंडलेस. आर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड इवन इन स्पेस? ओके, स्पेस में भी टेलीस्कोप इंस्टॉल होते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द साइंस बिहाइंड मेनी सच क्वेश्चंस. ओके, इस क्वेश्चंस के पीछे साइंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके पहले हम जान लेते हैं ये टेलीस्कोप की रचना करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका परिचय कर लेते पहले. ठीक है. आप सभी को पता है हु हैज इन्वेंटेड टेलीस्कोप? गैलीलियो. एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट इन 1608, 1608 में spectacle maker and researchers Hans Lippershey discovered that seeing through two lenses kept one behind the other seems to bring objects closer to us. एक स्पेक्टेकल मेकर थे, ओके, घड़ी बनाने वाले थे, सॉरी क्या बोलते, चश्मा बनाने वाले थे. ठीक है. और वो रिसर्चर भी बने थे वो टाइम पे जिनका नाम था हांस लिपरशी. इनकी डिस्कवरी में इन्होंने देखा कि जब दो लेंसेज को एक के पीछे रखा गया तो जो ऑब्जेक्ट थे क्लोजर होने लगे थे. He thus made the first telescope. उन्होंने उसी दो लेंसेज को यूज करके एक छोटा सा पहला टेलीस्कोप बनाया था. गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप इन 1609. बिल्कुल एक साल के बाद 1609 में गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया एंड यूज इट फॉर द स्पेस ऑब्जर्वेशंस. He realized that there are many more stars than what could be seen with the naked eyes. उनके टेलीस्कोप से ये पता चला जो हमने अभी तक स्टार्स देखे हैं वो काफी नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे स्टार्स है. ठीक है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं. यूजिंग दिस टेलीस्कोप ही आल्सो डिस्कवर्ड द मून्स ऑफ द जुपिटर्स, द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सन्स एक्सेट्रा. इस टेलीस्कोप से ना ही स्टार्स के बारे में पढ़ा गया बट जुपिटर के मून के बारे में भी पढ़ा गया. कितने सारे मून है जुपिटर के वो देखा गया. सन के बारे में पढ़ा गया. ठीक है, ब्लैक स्पॉट्स सन के ऊपर कितने हैं, सन की जो स्टॉर्म होती है उसके बारे में भी पढ़ा गया, वो भी दिखाई दिया. तो ये है हमारे गैलीलियो गैलीली और ये है इनका पहला टेलीस्कोप. ओके, इज इट क्लियर सो फार? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन?
यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नो डाउट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइट। अभी ये जो टेलीस्कोप है, ये बनाया कैसे गया, क्या यूज किए गए थे इसमें, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमको प्लैनेट्स और स्पेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट नजर आने लगे। सबसे पहले हम जानेंगे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम सभी को पता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और मैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती है। एवरी वेव हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। ठीक है, इसकी वेवलेंथ होती है। हमारी आईज कैन ओनली सी लाइट विच हैज वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स। चिल्ड्रन, मैंने आपको लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में बताया था कि इतनी ही वेवलेंथ वाली लाइट हमें दिखाई देती है, 400 टू 800 नैनोमीटर्स। ओके, 400 की नीचे वाली लाइट हमें दिखाई नहीं देती है और 800 के अबव वाली लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सो 400 टू 800 नैनोमीटर्स की लाइट हमें दिखाई देती है इन बिटवीन दिस वेवलेंथ। एक मिनट ना। हम्म, ऐसे ही लाइट को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, जो हमारी आंखों से विदाउट यूजिंग एनीथिंग हमें दिखाई देती है। वी कॉल इट एज अ visible radiation. However, there are electromagnetic waves of the wavelengths other than visible ones, most of which we cannot see. इसके अलावा, इस रेंज के अलावा और भी ऐसे वेवलेंथ होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, या फिर हमारी आईज इतनी सेंसिटिव होती है कि इन रेडिएशंस को कैच नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे कौन से रेडिएशन है हम देखते हैं, ये टेबल हमें उस रेडिएशन के बारे में बताएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁹ एंड 1 पिक्टोमीटर का मतलब है 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो ये नैनोमीटर्स और पिक्टोमीटर्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को चिल्ड्रन? यस, नो? यस, नो डाउट। ठीक। कमिंग हियर, टाइप ऑफ रेडिएशन। हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है। सबसे पहले रेडियो वेव्स है, जो हमारे रेडियो सिग्नल कैच करते हैं। ओके, जो कि लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर इनकी वेवलेंथ है। माइक्रोवेव्स है जिनकी वेवलेंथ है 0.3 मिलीमीटर्स टू 20 सेंटीमीटर्स। उसके नीचे अगर आएंगे, इंफ्रारेड वेव्स है 800 नैनोमीटर्स टू 0.3 मिलीमीटर्स। ओके, विजिबल लाइट रेज है 400 टू 800 नैनोमीटर्स, जो अभी हमने देखा था, जो हमारी आंखों से विजिबल होती है। 800 400 के नीचे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो 300 पिक्टोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स के बीच में रेंज रखते हैं। एक्सरेज जो हमें दिखाई नहीं देती है इस 3 पिक्टोमीटर्स टू 300 पिक्टोमीटर्स। और 300 पिक्टोमीटर्स, 3 पिक्टोमीटर से भी शॉर्टर वेवलेंथ होती है गैमा रेज, जो होती है 3 पिक्टोमीटर्स से भी नीचे। So all of these above types, our eyes are only capable of seeing the visible radiation. इन सारी चीजों में से सिर्फ ये रेडिएशन है जो हमारी आंखों को दिखाई देती है। Thus we use visible radiation telescope, that is optical telescope. Okay? तो हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं इसका नाम है विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये वाली लाइन अंडरलाइन कीजिए चिल्ड्रन। ओके, विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप को ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इज दिस क्लियर सो फार चिल्ड्रन? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, एवरीवन गुड। एम आई गोइंग टू फास्ट? क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ? पक्का? नो? ओके, ओके, 1 मिनट है चिल्ड्रन, आई विल बी राइट बैक। 1 मिनट, 1 मिनट।
Okay, children. Am I audible? Audible? Yes, ठीक है, चलो. All right. विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप, जिसे हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं, दे आर मेड फ्रॉम द रेगुलर लेंसेज और द मिरर्स. ठीक है. आपके टेलीस्कोप में सिर्फ और सिर्फ लेंसेज यूज नहीं होते हैं, उसके साथ साथ मिरर्स भी यूज होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो टेलीस्कोप हम देखने वाले हैं, जिसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, ये बनते हैं रेगुलर लेंसेज या मिरर से, दोनों में से किसी भी एक चीज से. तो सी विजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द स्पेस. Okay. However, many heavenly bodies emit radiation other than the visible light. ठीक है. जो सारी की सारी हेवनली बॉडीज होती है, जैसे कि स्टार लीजिए, प्लैनेट्स लीजिए, ठीक है, स्टार बोलिए, प्लैनेट्स बोलिए, ये सारी हेवनली बॉडीज होती है, ये भी एक तरह का रेडिएशन एमिट करती है. अब ये रेडिएशन हमें पता नहीं. ठीक है. हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, नाउ वी आर अननोन टू द रेडिएशन, हमको पता नहीं है कि कौन से रेडिएशन की बात चल रही है. ठीक है. तो एक तरह के रेडिएशन हेवनली बॉडीज एमिट करते हैं. इट कैन बी गैमा रेज, इट कैन बी इंफ्रारेड रेज, इट कैन बी रेडियो वेव्स, कोई भी तरह का रेडिएशन हो सकता है. ठीक है. अभी हमको पता नहीं है. नाउ thus we need different types of telescopes like x-rays, gamma rays and radio telescope. okay. heavenly bodies रेडिएशन एमिट करने के साथ साथ, ठीक है, एक तरह का साउंड भी एमिट करती है. अगर आप प्लैनेट की रोटेशन का साउंड सुनेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा क्लिप बताऊंगी जिसमें प्लैनेट्स के रोटेशन का साउंड रिकॉर्डेड है. ये साउंड कहाँ से आया है? ये इनके रोटेशन के मूवमेंट से आया है. ठीक है. सो ये उनके मूवमेंट से आया है. वो साउंड भी इतना छोटा सा साउंड है कि इट वॉज रिकॉर्डेड बाय वेरियस टेलीस्कोप. अभी तो टेलीस्कोप ने बहुत सारा प्रॉस्पर कर लिया है. ओके. अभी तो टेलीस्कोप भी कंप्लीटली, बोलते हैं ना, मॉडिफाइड ये हो गए हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हो गए हैं. और वो टाइम पे जो टेलीस्कोप थे, वो दे वर ओनली शोइंग अस द इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? आताच कसं, आता ऍक्च्युअली आई कॅनॉट टेल यू बिकॉज मेरे पास वो वीडियो अभी सेव नहीं है. ठीक है. और मुझे एक बार उसका कॉपीराइट चेक करना पड़ेगा. इफ इट इज नॉट कॉपीराइटेड, अगर ओपन सोर्स है तो मैं शेयर करती हूँ, अदरवाइज मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप क्लास के बाद देख लीजिए. ठीक है. लेट मी चेक, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगी. कमिंग बैक हियर. तो जैसे वो हेवनली बॉडीज साउंड एमिट करते हैं, वैसे ही हेवनली बॉडीज लाइट भी एमिट करते हैं. करेक्ट. सो हाउएवर मेनी हेवनली बॉडीज एमिट रेडिएशंस अदर देन विजिबल लाइट. हमारी आंखों से विजिबिलिटी वाला लाइट के अलावा भी छोटे छोटे ऐसे रेज होते हैं जो हमारी विजिबिलिटी के आर पार होते हैं, वो भी एमिट होते हैं. इसलिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप की जरूरत होती है, जैसे कि एक्सरे टेलीस्कोप, गामा रे टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप, जिससे हम ये रेडिएशन को रिसीव करें और उनके सोर्सेस के बारे में स्टडी करें. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ टेलीस्कोप, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप. ओके. अभी अभी हमने देखा ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मतलब जो हमें विजिबल रेडिएशन से परिचित करा सके. ठीक है. So most optical telescope are made with 2 or 3 lenses as shown in the figure. ज्यादा करके ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो 2 या 3 लेंसेज से बनी हुई होती है. एक ये लेंस, एक ये लेंस, ओके, या फिर एक ये वाली लेंस, इसके बीच में एक प्लेन वाली लेंस होती है और उसके बाद और एक लेंस होती है. So to collect the maximum amount of light coming from heavenly object, the objective lens should be made as large as possible. अगर आपको हेवनली बॉडीज से आने वाली लाइट को कलेक्ट करना है, तो आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके. जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइट पड़ेगी वो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. तो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कैप्चर कर सके. इसीलिए हम, अगर आपने देखा होगा, जितने सारे प्रोफेशनल टेलीस्कोप होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? अगर आप स्पेस रिसर्च वाले वीडियोस देखोगे, अलग अलग साइंटिस्ट के डॉक्यूमेंट्रीज भी देखोगे, वो बोलेंगे कि हमारी बड़ी बड़ी रूम जितना बड़ा बड़ा टेलीस्कोप होता है. यस, दैट इज फॉर डिटेल स्टडी. छोटे टेलीस्कोप भी आते हैं, लेकिन बड़े टेलीस्कोप उनको रिसर्च के लिए हेल्पफुल होते हैं.
Now, using the light collected by objective, a smaller lens called as eyepiece produces a large image of the source. ठीक है, अब ये लाइट तो कलेक्ट कर ली यहाँ से, अब लाइट को प्रोजेक्ट भी तो करना चाहिए ना, लाइट को डायरेक्शन भी तो देना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल भी ऑपोजिट प्लेस होती है, वो होती है आई पीस। ओके, ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल भी ऑपोजिट, ऑब्जेक्टिव से छोटी वाली ये होती है लेंस, जिसे हम कहते हैं आई पीस। आई पीस का काम क्या होता है, वो लार्ज इमेज को सोर्स में कन्वर्ट कर देती है और हमको विजिबिलिटी देती है लार्ज इमेज की। इतनी बड़ी इमेज हम देख नहीं पाएंगे ठीक से, तो आईपीस क्या करेगी, आईपीस उस लार्ज इमेज को छोटे वाले इमेज में कन्वर्ट कर देगी। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? यहां तक सभी को समझ में आ गया सो फार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस। ठीक है, अब लाइट रेज क्या करेगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और आईपीस से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव किसी लेंस के सहारे, ठीक है, यानी कि खुद के सहारे, उसके ऑब्जेक्टिव इज लेंस इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या करेगी, अपने खुद के सहारे इस लाइट रेज को डायरेक्शन देनी शुरू करेगी। अब जब भी लाइट गिरती है लेंस या मिरर्स पे, तो वो डायरेक्शन में बेंड होगी, या तो वो डाइवर्ज होती, या तो वो कन्वर्ज होगी। ये हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में पढ़ा है। अग्रीड चिल्ड्रन? यस, या तो वो डाइवर्ज होगी या तो कन्वर्ज होगी, दोनों में से एक होगी। तो यहाँ पे light rays change their direction as they enter a lens from the atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से आने वाली जो लाइट रेस है, इस लेंस में इंटर करने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, एक फोकल पॉइंट क्रिएट करेगी, और ये फोकल पॉइंट पे क्रिएट हुआ इमेज जो हमारी आईपीस पे हमें बताएगा कि कौन सी चीज है। ठीक है, इज दिस क्लियर? और बाद में ये जो लेंसेस है, ये जो इमेजेस है हमारे आईपीस के, ठीक है, आईपीस पे गिरने वाला जो इमेज है वो भी हमको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस है जिसकी वजह से लाइट रेज बेंड हो रहे हैं। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? आई वॉन्ट येस फ्रॉम एवरीबडी। अगर आपको बात करना अलाउड नहीं है तो आपको टाइप करना तो अलाउड है ना? मुझे सबसे रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, चलो। जाहिद खान? स्टूडेंट्स यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट बच्चा, आपको जो भी कहना है आप चैट के थ्रू कहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन मिनट। ऑल राइट, अब ये तो बात हो गई, लाइट रेज जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगी लेंस में आने के बाद, और वापस से एटमॉस्फेयर में जाने के बाद अगेन दे विल एंटर एंड दे विल चेंज द डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस तक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हो चिल्ड्रन? यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से वापस अपना डायरेक्शन चेंज करके हमको यहाँ पे आंखों में दिखाई दे रही है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। जब एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जब रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, करेक्ट? तो इसी फैक्टर को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक और दूसरे सोर्स में जाती है लाइट और अपने आप को उस तरह से बेंड कर देती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज दिस क्लियर? यहां तक टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ ज्यादा करके रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, हेंस सच टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें अलग अलग सोर्सेस होते हैं लाइट के बेंड होने के। ठीक है, एयर होता है, ग्लास होता है, इसमें जब आपकी लाइट 2-3 बार बेंड होती है, ओके, अलग अलग सोर्सेस में ट्रैवल करके, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि आपकी लाइट की रेज जो है अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो रही है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ इमेज।
वी शैल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जो आप 10th में पढ़ने वाले हो रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इवन दो सच अ टेलीस्कोप इज यूजफुल फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन, इट प्रेजेंट सर्टन डिफिकल्टीज। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की स्पेस ऑब्जर्वेशन में यूज भी है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी है, ठीक है। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी भी आती है। हर बार हमको विजिबल रेडिएशन मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कोई प्लैनेट्स और स्टार्स जो है वो इनविजिबल रेडिएशन भी एमिट करते हैं। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? आपको संतोष सर की लेक्चर्स में भी सुनने को मिला होगा, ये स्टार्स वो वाला रेडिएशन एमिट करते हैं, वो स्टार्स वो वाला रेडिएशन एमिट करते हैं, राइट? अगर आपने अटेंड किया है तो उनका स्पेस ऑब्जर्वेशन का सेशन, ठीक है। सो इस तरह के अलग अलग रेडिएशन एमिट होते हैं। अब आते हैं आगे। एज वी सॉ अबव, if we wish to obtain a bright image of the source by collecting maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy and tend to get distorted. अब lenses after all बने होते हैं ग्लास के, ठीक है। इतनी बड़ी lenses को क्लीन करना, मेंटेन करना, हैंडल करना इज कंप्लीटली डिफिकल्ट, राइट? अग्रीड विथ मी चिल्ड्रन? यस। इतनी बड़ी बड़ी लेंसेज को मेंटेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए कोई भी प्लानिटरी ऑब्जेक्ट की या फिर स्पेस वाली ऑब्जेक्ट की, तो आपकी लेंसेज बड़ी होनी चाहिए। और ब्राइट इमेज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को आपकी लेंसेज ने कैप्चर करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज क्या है यहाँ पे? इतनी बड़ी ही लेंस बनाने का ही चैलेंज है कि अगर लेंस बना भी ली इतनी बड़ी, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसकी साफ सफाई, उसका क्लीनिंग, उसकी सारी चीजों को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। हैंडलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट। और हैंडलिंग के साथ साथ इतने बड़े लेंसेज बनाना, हर बार एक टेलीस्कोप ठीक है, पर हर टेलीस्कोप के इतने बड़े बड़े लेंसेज बनाना इज टाइम कंज्यूमिंग, ओके। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ स्पेस कंज्यूमिंग, ओके। और इतनी सारी हेवी लेंसेज को प्लेस कहाँ किया जाए, ये वाला फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? यस, नो, राइट इन द चैट बॉक्स। 1 मिनट। ओके। सेकेंड पॉइंट बताता है, एज द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द टेलीस्कोप, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, आई पीस और आपका जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी इंक्रीज होगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्टिव रहेगी उसका फोकस भी ज्यादा बढ़ेगा डिस्टेंस के साथ साथ, और आई पीस भी बढ़ेगा देखने के लिए, जिसकी वजह से इनका प्लेसमेंट और भी दूर होगा। जितना बड़ा लेंस उतना और दूर दूर जाएगा, ठीक है। तो साइज अल्टीमेटली टेलीस्कोप का बढ़ेगा, ठीक है। और अगेन, इस इतनी बड़ी साइज वाले टेलीस्कोप को मैनेज करना इज डिफिकल्ट। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमें? थर्ड पॉइंट बताता है, द इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज हैव एरर्स ऑफ कलर्स। अब जरूरी नहीं है कि हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सारे के सारे लाइट वेव्स को कैप्चर करेगी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का काम क्या है? ऑप्टिकल टेलीस्कोप का काम विजिबल रेडिएशन को कैप्चर करना एज पर द अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज। तो ये इनविजिबल रेडिएशन को कैप्चर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से एरर हो सकते हैं कलर्स में, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एब्रिएशन। इसे क्या बोलते हैं जब कलर में एरर आते हैं कैप्चर करने के? इसे बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? एम आई गोइंग टू फास्ट? अगेन आई एम आस्किंग। क्लियर? यस, ठीक है। नाउ ये तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, टेलीस्कोप आर मेड यूजिंग कॉनकेव मिरर्स, ओके। इन तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो टेलीस्कोप होते हैं, दे आर मेड यूजिंग कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स का सरफेस कौन सा होता है? मैंने दो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। एक तो इस तरह का होता है और दूसरा इस तरह का होता है।
आप मुझे बताइए कौन सा वाला कॉन्केव मिरर है, नंबर 1 है या नंबर 2 है? राइट इन द चैट बॉक्स चिल्ड्रन, विच वन इज अ कॉन्केव मिरर आउट ऑफ 2? कादम्बरी बता रहे सेकेंड वन, इज शी करेक्ट? Yes, number 2. Vedant is also saying number 2. Agreed, everybody? G. Yes, correct. So this one is a con concave mirrors. As a light rays gets reflected by mirrors in this telescope, they all are called as reflecting telescope. ठीक है, जिसमें आपका कॉन्वेक्स, जिसमें आपका लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट होता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स. In order to get bright image of the source, large mirrors are necessary, so they can collect large amount of light from the source. ये तो हमने ऊपर ही देखा था. But it is easier to make large mirrors as compared to making large lenses. Okay? इसलिए मैंने आपको lenses और mirror के बीच में फर्क बोला था. ऊपर जो हमने एरर देखा था, that was because of the lenses. बड़े बड़े lenses बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मिरर्स बनाना पॉसिबल है. ठीक है, और मिरर बनाना easier है as compared to the lenses. Also, big mirrors can made by combining several smaller pieces. बड़े मिरर्स कैसे बना, कंबाइन करके बना सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन लेंसेस में हम छोटे छोटे पीसेस कंबाइन करके लेंसेस नहीं बना सकते. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन यहाँ तक? यस, ओके. द images formed by mirrors do not have errors of the colors. जो हम लेंसेस में एरर देख रहे थे कलर्स का, वो मिरर में ओवरकम हो जाता है. मिरर्स में एरर नहीं होते कलर की, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देता है. ये ऑब्जेक्ट है, इसके रेस डायरेक्टली इसके ऊपर गिरते हैं और ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों को दिखाई देते हैं. राइट, हमारी आंखों को दिखाई देते हैं. तो जैसे कि जैसे इमेजेस होते हैं वैसे के वैसे हमारी आंखों को दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं होते कलर. Only by using these large telescopes can we see far away stars and galaxies which could never have seen in our naked eyes. Okay, so इसी large telescope को use करके हम galaxies और stars को देख सकते हैं जो हमने कभी naked eyes से नहीं देखे. So the reflecting telescope are mainly of two types. Reflecting telescope के कितने types है? 2 types जो आपके portion में फिलहाल है. One is Newtonian telescope and second one is Cassegrain telescope. Okay, पहला वाला है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप और सेकेंड वन है आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन यहाँ तक, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है मुझे? अभी पूछ लीजिए. नथिंग, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अगर आप यहाँ पे फिगर देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में चिल्ड्रन, as shown in the figure, 1 minute. ठीक है, as shown in the figure, अगर आप फिगर देख पा रहे हो यहाँ पे, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्पेस आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्पेस से लाइट रेज आ रही है. एक मिनट. हाँ, दिस लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्पेस, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर. ये मिरर है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फॉल हो रही है लाइट रेज और इसको ये रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब है एज इट इज इमेज फॉर्म होगा. अगर आप अपने आप को मिरर के सामने रखते हो तो आपका एज इट इज इमेज फॉर्म होता है. राइट, करेक्ट. कादम्बरी लुक्स लाइक कादम्बरी, वेदांत लुक लाइक वेदांत इन फ्रंट ऑफ मिरर. क्या आप अलग दिखते हो? अपना ही इमेज फॉर्म होता है. राइट, डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस, यस, नो, वेदांत, व्हाट अबाउट यू? ओके, चलो ठीक है. ओके, सो बिल्कुल इसी तरह से लाइट रेज जब आते हैं कॉन्केव मिरर पे गिरते हैं तो एक इमेज फॉर्म होते हैं. अब ये इमेज फॉर्म ही होने के लिए और एक मिरर की जरूरत होती है. ठीक है, इमेज एज इट इज होनी चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ये डिफ्लेक्टेड लाइट को कलेक्ट करने के लिए हम स्मॉल प्लेन मिरर यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर यूज होता है, जिसकी वजह से ये जो रेज है ये फोकस पॉइंट पे जाके मिलते हैं. नाउ दीज आर परपेंडिकुलर, करेक्ट. ये जो आपके रेज है लाइट सोर्स के,
यार परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। सो पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सिलेंडर, दे पास थ्रू द आईपीस एंड वी कैन गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स। जब ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके आईपीस के थ्रू पास होते हैं, तो हमको यहाँ पे बड़ा इमेज या मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देता है, इसलिए हमको दूर के प्लैनेट्स नजदीक दिखाई देता है, ठीक है। दिस वाज फंक्शनिंग ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज क्लियर विद एवरीबॉडी, चिल्ड्रन? यस। सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप। अब न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बाद ये कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप का अरेंजमेंट थोड़ा सा एडवांस्ड है। ओके, 1 मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट। ओके, the construction of Cassegrain telescope is shown in the figure, that is 18.3, ये वाला कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा। कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप यूज करता है वैसे ही कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप भी कॉनकेव मिरर यूज करता है, मिरर यूज करता है। ओके, हाउएवर हियर लाइट रेज कम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है इसका। क्या फंडा है, लाइट रेज जो आते हैं वो कॉनकेव मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन फॉर्म करने के बाद ही हमको एक और रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करके हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर आर reflected back towards it by small convex mirror, and they pass through a hole at the center of concave mirror and then through the eyepiece situated at the back of the mirror. So basically लाइट रेज जो बाहर वाली सोर्स से आते हैं, समझिए प्लैनेट के लाइट रेज है या स्टार के लाइट रेज है, वो आए कॉनकेव मिरर पे गिरे, उन्होंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्म करी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है, रेस को यहाँ पे लाके इसको कन्वर्ज करने का, राइट। यहाँ पे ये इमेजेस रेज आके डाइवर्ज हो रहे हैं कॉनकेव मिरर से, यहाँ पे आके ये कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों भी, ठीक है। यहाँ का लाइट सोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हो रहा है, ये भी कन्वर्ज हो रहा है, और इसकी इमेज हमको डायरेक्टली फिर आई पीस के ऊपर दिखाई देगी। तो आपकी न्यूटोनियन टेलीस्कोप पे रिफ्लेक्टेड पीस है प्लेन मिरर, लेकिन आपकी कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टेड पीस है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक सभी को क्लियर है न्यूटोनियन टेलीस्कोप और इसमें फर्क? सो फार इट इज क्लियर एवरीवन? यस। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में एक प्लेन मिरर यूज करते हैं, कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में एक बार रिफ्लेक्शन होता है, कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या करता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप में, इमेज फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस की बात नहीं होती है, यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन होता है, और ये फिर आपको आईपीस पे इमेज देता है प्लैनेट या फिर स्पेस वाली ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, अभी पढ़ के बताइए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू गो थ्रू न्यूटोनियन एंड कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप। 1 मिनट लीजिए, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट टू गो थ्रू दैट, ठीक है। अभी के अभी पढ़ के बताइए, कोई डिफिकल्टी नहीं है।
ओके, गुड टू गो, इजी, अंडरस्टूड, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ तक? कैन वी गो अहेड? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप। अभी हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे इंडिया में हम कौन से टाइप का टेलीस्कोप यूज करते हैं वो देखते हैं। इंडिया हैव सेवरल टेलीस्कोप्स विद कॉनकेव मिरर्स 2 मीटर डायमीटर दैट हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स। ओके, 2 मीटर का डायमीटर है इसका टेलीस्कोप का। डायमीटर मतलब इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसके लेंस की चौड़ाई। द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया हैविंग मिरर ऑफ 3.6 मीटर diameter is situated in Aryabhat Research Institute of Experimental Sciences, नैनीताल। ठीक है, तो ये वहां पे लोकेटेड है, जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप हमारी इंडिया में। दिस इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया। इनफैक्ट ये इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो यहाँ तक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात क्लियर हो गई चिल्ड्रन, यहाँ तक? ओके, वी हैव रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप समझा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें दो लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लेंसेज का इस्तेमाल होता है। ओके, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लेंसेज एंड योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू योर मिरर्स। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक समझेगा? दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों में? कैन वी गो अहेड? ठीक है, आगे बढ़ते हुए विल सी नाउ डिफरेंट, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप। नाउ वी हैव रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप में क्या होता है? मेनली हेवनली ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडियो वेव्स। ज्यादा करके जितने हेवनली ऑब्जेक्ट्स है वो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं सभी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सारे के सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो है विजिबल रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे, नॉट नेसेसरी। हर बार जरूरी नहीं है कि आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स विजिबल लाइट ही एमिट करें। उनके इनविजिबल लाइट या फिर जो हमारी विजिबिलिटी से परे है ऐसे लाइट्स भी एमिट करते हैं, जिसे बोलते हैं रेडियो वेव्स, इन एडिशन टू द विजिबल रेडिएशन। ठीक है, विजिबल रेडिएशन के एडिशन में रेडियो वेव्स भी एमिट होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया चिल्ड्रन, हर एक प्लैनेट का जो टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया हुआ रोटेशन का साउंड है वो अलग अलग होता है, तो साउंड भी रिकॉर्ड होता है। कमिंग डाउन हियर, वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विद आवर आईज। ऐसे रेडियो वेव्स के रेडिएशन हमारी आईज की विजिबिलिटी के ऊपर होती है। Hence, a special type of telescope is used to receive these rays. ये रेस को रिसीव करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप बनाया गया है। इट इज कॉल्ड एज रेडियो टेलीस्कोप। इट इज मेड ऑफ वन और मोर डिशेस। ओके, रेडियो टेलीस्कोप में क्या यूज होते हैं? इट इज मेड ऑफ वन और मोर डिशेस ऑफ पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। ओके, तो ये पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप, पैराबोला मतलब आप सभी को पता है जो ऐसा कर्व शेप होता है। ओके, कर्व शेप होता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल में उसकी कर्व शेप होती है पैराबोला। तो ये पैराबोलिक शेप के डिशेस जो होते हैं वो ये रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं। कैसे करते हैं? एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एज एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस डिशेस एंड कन्वर्ज एट द फोकस। ठीक है, रेडियो वेव्स आते हैं बाहर की स्पेस से, ये डिशेस पे गिरते हैं और ये कन्वर्ज होते हैं फोकस पे। अग्रीड एवरीबडी? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, विल लर्न अबाउट दैट। A radio receiver is placed at the focal point. This is a radio receiver which is placed at the focal point, and the information gathered by this receiver is passed on to the computer, which analyzes it and construct an image of the source. ये जो है ये क्या करेगा? ये कंप्यूटर को इसकी फोकल पॉइंट पे जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कन्वर्ज होने के बाद, ये रिसीवर जो है कंप्यूटर को इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। कंप्यूटर ये इमेज की इंफॉर्मेशन को या इस रिसीवर की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगी, और एनालाइज करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन होगा इमेज का जो सोर्स से आ रही है। ठीक है, सो अ लार्ज रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड एज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT, okay, giant meter wave radio telescope has been erected at नारायणगांव नियर पुणे। पुणे के यहाँ पे अगर आप गए हो कभी वो एरिया में, फ्रॉम नियर नारायणगांव, आप देख पाओगे वहां पे इट इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। It uses radio waves having wavelengths of about a meter.
1 मीटर के रेडियो वेवलेंथ, 1 मीटर बहुत हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रेडियो वेव्स। 1 मीटर रेडियो वेव्स बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। This is coming from heavenly bodies to study those bodies. This telescope is actually collection of 30 dishes. ये जो टेलीस्कोप है इसमें 30 अलग अलग टाइप की डिशेस जो है वो प्लेस की गई है। ये दो डिश 3 डिश ऐसे करके 30 डिशेस को प्लेस किया गया, ईच हैविंग डायमीटर ऑफ 45 मीटर्स। इमेजिन एक का डायमीटर 45 मीटर्स है। It is called as giant telescope as an arrangement of 30 dishes over an area which measures up to 25 kilometers across. 25 किलोमीटर के एरिया में 30 डिशेस प्लेस किए गए हैं। इट इज मेड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स एज अ सिंगल डिश हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 किलोमीटर्स। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर दी गई है कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये सिंगल डिश दिखेगी 25 किलोमीटर बड़ी। This means that GMRT gives the same data that we would have got from the telescope using single dish of 25 kilometers. GMRT जो है वो अलग अलग डिशेस प्लेस किए गए हैं 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, वो सेम डेटा हमें देते हैं जो हम नॉर्मल टेलीस्कोप यूज करते थे। लेकिन नॉर्मल टेलीस्कोप 25 किलोमीटर बड़ा बनाना वॉज डिफिकल्ट, इसलिए छोटे छोटे डिशेस को ज्वाइन करके रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया। Okay, now GMRT has been made by Indian scientists and engineers at the minimum cost, कम से कम कॉस्ट में। okay, उन्होंने GMRT बनाया है। It is the world standard research facility. Scientists study solar system from this GMRT. Solar winds, ठीक है, कभी हमारी अर्थ को हिट करेंगे, कितने डेंजरस विंड्स है ये सब। पल्सार्स, okay, supernova, interstellar hydrogen clouds, etc. with the help of GMRT. Scientists from all over the world come to India to make use of this facility. ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इंडिया में आते हैं स्टडी करने के लिए। एज आई टोल्ड यू, GMRT किस तरह से रेडियो वेव्स रिसीव करेगा और यहाँ पे रिसीवर के पास भेजेगा, और ये रिसीवर जो है आपका डेटा एम्पलीफायर के हिसाब से कंप्यूटर को भेजेगा। So far it is clear everyone. Okay, we'll stop here for today. यहाँ तक किसी को कोई डिशेस म्हणजे तुम्ही गुगल वरती सर्च करा, मोठमोठे हे असतात, काय असतात, मिरर्स असतात। ओके, मिरर्सने पॅराबोलिक डिशेस बनवलेले असतात। पॅराबोलिक डिशेसचा मी शेप ऑलरेडी तिकडे कन्स्ट्रक्ट करून दाखवलेला मगाशी। इट इज सेमी सर्क्युलर बट इट हॅज अ पॅराबोला, नॉट सेमी सर्क्युलर। सेमी सर्क्युलर थोडा आतमध्ये असतो, पॅराबोला इज लिटिल वाइडर। ओके, तुम्ही ह्याच्याबद्दल ना गुगल वरती सर्च करू शकता, तुम्हाला भरपूर इमेजेस मिळतील। So far it is clear with everybody? Yes, Vinith, Vedant? Yes. Chalo, we'll end for the day here. We'll continue with next topic in the next session. Bye everyone. विनीत, आप मीटिंग लीव कर सकते हो बच्चा।